Hello everyone, my name is Vidya Sharma and welcome to my channel Vidya Economics Mantra. स्टूडेंट्स, लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने ये जाना था कि किस तरीके से वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू हम नेशनल इनकम को फाइंड आउट कर सकते हैं और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करे थे हमने। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि इनकम मेथड के थ्रू हम नेशनल इनकम को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम नेशनल इनकम को फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट वन इज वैल्यू एडेड मेथड, सेकंड वन इज इनकम मेथड एंड थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर मेथड। सो आज हम अपना सेकंड मेथड करने जा रहे हैं, दैट इज इनकम मेथड। जानते हैं कि ये इनकम मेथड होता क्या है और ये इनकम मेथड को किस तरीके से यूज किया जाता है नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट्स, जानते हैं इनकम मेथड होता क्या है। Income method mean to say that in this method the national income is measured in terms of factor payment। यहाँ पर national income को measure किया जाता है factor payment के term पे। factor payment के term में जो कि rent, wages, interest and profit के form में है। मैंने प्रीवियस वीडियोस में इसके बारे में बताया हुआ है बेटा कि फैक्टर पेमेंट होती क्या है। फैक्टर पेमेंट किसको पे करी जाती है बेटा? फैक्टर पेमेंट पे करी जाती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। सो इनको फैक्टर पेमेंट पे करी जाती है। सो जो फैक्टर इनकम इनको पे करी जाती है उसको हम इनकम मेथड के थ्रू नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स नेशनल इनकम फाइंड आउट करने के लिए अगर हम इनकम मेथड का यूज़ करते हैं सो हमें NDPAT-FC फाइंड आउट होता है। हमें NNPAT-FC फाइंड आउट नहीं होता, हमें NDPAT-FC फाइंड आउट होता है। ठीक है, हम अगर उसमें जब NFIA को ऐड कर लेंगे तब जाकर वो हमारी नेशनल इनकम बन जाएगी। फाइन, यहाँ पर आपको डोमेस्टिक इनकम फाइंड आउट होती है इनकम मेथड से। हमने क्या करा था? वैल्यू एडेड मेथड में हमें GVA-MP मिला था जो कि GDP-MP के बराबर था। ठीक है, लेकिन इस मेथड में इनकम मेथड में हमें क्या मिलेगा? NDPAT-FC। और फिर नेशनल इनकम पे जाने के लिए हमें उसमें NFIA को ऐड करना होगा। अंडरस्टूड? अब जानते हैं कि इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। इनकम मेथड के थ्रू अगर हम नेशनल इनकम को फाइंड आउट करते हैं तो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उसमें? सबसे पहला होता है कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज, यानी एम्प्लॉयज को मिलने वाली वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस एंड सैलरीज कौन दे रहा है? ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है, एम्प्लॉयर दे रहा है। किसको दे रहा है? एम्प्लॉय को दे रहा है। सो किस फॉर्म में दे रहा है? देखिए, जानते हैं पहले वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। ठीक है, वेजेस एंड सैलरी कैश में जो मिल रही है वो। ठीक है, देन उसके बाद वेजेस एंड सैलरीज जो काइंड में मिल रही है, यानी जो नॉन मॉनेटरी फॉर्म में मिल रहा है। जितने भी बेनिफिट एक एम्प्लॉय को जब ऑर्गेनाइजेशन में वो वर्क कर रहा है तो उसे नॉन मॉनेटरी फॉर्म में मिलने वाले जितने भी बेनिफिट्स हैं वो सारे के सारे इंक्लूड होंगे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में। ठीक है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में क्या इंक्लूड होगा? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। काइंड में मान लिया जैसे कि उसको रेंट फ्री हाउस मिल रहा है, उसको कार फैसिलिटी मिल रही है, उसको मेडिकल फैसिलिटीज मिल रही हैं। सो ये सारे के सारे उसको क्या है? वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड है। ठीक है, एजुकेशन की फैसिलिटी मिल रही है, मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है, जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है उसकी फैमिली को, सो वो क्या हो गया? वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। और जो कैश में उसको सैलरी मिल रही है दैट इज वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। थर्ड पॉइंट होता है इसमें एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, यानी अब यहाँ पर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। अगर एम्प्लॉयर यानी जो ऑर्गेनाइजेशन, जो फर्म जहां पर वो काम कर रहा है, वो जो फर्म है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो कंट्रीब्यूट कर रही है सोशल सिक्योरिटी स्कीम में एम्प्लॉय के लिए। ठीक है, वो कंट्रीब्यूशन कर रही है सोशल सिक्योरिटी स्कीम में एम्प्लॉय के लिए, तो उसे हम किस में ऐड करेंगे?
एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम के फॉर्म में कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट होगा वो, ठीक है। सो ये ध्यान रखना, सबसे पहला कंपोनेंट क्या है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, यानी एम्प्लॉयज को मिलने वाला कॉम्पनसेशन, चाहे वो मॉनेटरी फॉर्म में है, चाहे वो नॉन मॉनेटरी फॉर्म में है, या फिर सोशल सिक्योरिटी फॉर्म में उसको एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। सो दीज आर नोन एज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। स्टूडेंट्स, अब जानते हैं अपनी नेक्स्ट टर्म, रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट एंड रॉयल्टी क्या होता है बेटा? रेंट एंड रॉयल्टी मीन टू से दैट रेंट रॉयल्टी अलग अलग टर्म है, लेकिन एक्चुअल में ये दोनों सिमिलर टर्म है। क्या मिल रहा है? रेंट मिल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर रेंट जो है लैंड को मिलता है, और जो रॉयल्टी होती है बेटा वो एसेट्स पे मिलती है। रेंट लैंड को मिलता है, रॉयल्टी एसेट्स को मिलती है, ठीक है। वो एसेट्स किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो एसेट्स आपके नेचुरल रिसोर्सेज फॉर्म में भी हो सकते हैं, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, लेकिन वो एसेट्स फॉर्म पे मिलने वाला जो अमाउंट होता है दैट इज नोन एज रॉयल्टी, एंड लैंड को मिलने वाला अमाउंट इज नोन एज रेंट, ठीक है। देन उसके बाद इसमें इंटरेस्ट ऐड होता है, जो कि किसको मिलता है? कैपिटल को। कैपिटल को क्या मिलता है? इंटरेस्ट, ठीक है। कैपिटल को मिलने वाला अमाउंट क्या कहलाता है? इंटरेस्ट। सो कैपिटल को इंटरेस्ट पेमेंट होता है, तो ये हो गया। देन उसके बाद प्रॉफिट। प्रॉफिट यहां पर 3 पार्ट्स में डिवाइड है। प्रॉफिट के अंदर 3 पार्ट्स डिवाइडेड है बेटा। प्रॉफिट किसको मिलता है? एंटरप्रेन्योर को मिलता है, ये तो पता है, लेकिन फाइनली एंटरप्रेन्योर के पास जो आता है वो होती है उसकी रिटेन्ड अर्निंग, यानी इसको हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इसे हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहते हैं। तो डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड होता है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। यानी प्रॉफिट का वो पार्ट जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो गया किसके बीच? शेयर होल्डर्स के बीच, ठीक है। यानी जब वो डिवाइड हो जाता है शेयर होल्डर्स के बीच तो वो हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और जो प्रॉफिट का पार्ट लास्ट में एंटरप्रेन्योर के पास आया उसकी रिटेन्ड अर्निंग के फॉर्म में, वो हो गया अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। फाइन। अब इस पे कॉर्पोरेट टैक्स भी पे कर रहा है एक एंटरप्रेन्योर, ठीक है। सो प्रॉफिट जो मिलता है वो एक्चुअल में सारा का सारा एंटरप्रेन्योर को नहीं मिलता, उसके पास जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में प्रॉफिट आता है, रिटेन्ड अर्निंग्स आती हैं, वो उसका प्रॉफिट का रियल पार्ट होता है। इस प्रॉफिट में इंक्लूड होता है कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड उसकी रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है। सो ये 3 पार्ट्स प्रॉफिट के हैं। आपको अगर टर्म आती है प्रॉफिट, सो उसमें ये तीनों इंक्लूड है। अगर टर्म प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं आती तो इन टर्म्स को आप ऐड करोगे तो प्रॉफिट बन जाएगा वो, ठीक है। देन उसके बाद मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम किनको मिलती है? मिक्स्ड इनकम उनको मिलती है जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, ठीक है। अब इन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अलावा भी तो कोई बच गए इकोनॉमी में जो कि अर्न कर रहे हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड, वो छोटे छोटे शॉपकीपर्स वगैरह, ये सारे के सारे उनकी जो इनकम है वो किस में जाती है? वो जाती है मिक्स्ड इनकम के फॉर्म में, ठीक है। सो सेल्फ एम्प्लॉयड की इनकम किस में जाएगी? मिक्स्ड इनकम में जाएगी, ठीक है। सो ये 5 कंपोनेंट्स ध्यान रखना व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड, ठीक है। कौन कौन सा? सबसे पहला कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को वेजेस एंड सैलरीज इन कैश मिलता है, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड मिलता है, और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये तीनों के तीनों जब ऐड होते हैं तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कहलाता है, ठीक है। सेकेंड होता है रेंट एंड रॉयल्टी, थर्ड होता है इंटरेस्ट, फोर्थ होता है प्रॉफिट, एंड फिफ्थ वन इज मिक्स्ड इनकम, ठीक है। सो ये ध्यान रखना है, प्रॉफिट में भी जब प्रॉफिट टर्म आ रहा है तो इसके अंदर 3 टर्म्स इंक्लूड हैं। कौन कौन? कॉर्पोरेट टैक्स, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जिसको हम डिविडेंड कहते हैं, एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जिसको हम रिटेन्ड अर्निंग्स कहते हैं। अंडरस्टूड? ये समझ आ गया होगा आई होप। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक टर्म और ध्यान रखनी है, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस बच्चे होता क्या है? जब हम रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट इन सबको एक साथ ऐड कर देते हैं सो हमें ऑपरेटिंग सरप्लस मिल जाता है। सो ध्यान रखना है रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट,
ये 4 टर्म्स को जब ऐड कर दिया जाता है सो हमें क्या मिल जाता है, ऑपरेटिंग सरप्लस। उस टर्म को हम ऑपरेटिंग सरप्लस कहते हैं। सो इन द नटशेल वी कैन से दैट ऑपरेटिंग सरप्लस रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? आज हम लोगों ने ये जाना कि इनकम मेथड के थ्रू नेशनल इनकम को कैसे मेजर किया जाता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जिसके थ्रू हम नेशनल इनकम को मेजर कर सकते हैं। यानी इनकम मेथड के थ्रू एनडीपीए टैक्सी फाइंड आउट होगा, फिर उसमें जब हम एनएफआईए हम ऐड कर लेंगे तो हमें नेशनल इनकम मिल जाएगी। सो आज हमने कंपोनेंट्स को जाना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आ रही है सो यू कैन कमेंट बिलो। स्टूडेंट्स, आई होप you liked my videos, and if you like my videos then do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, that is Vidya Economics Mantra. Thank you.